इमेजिन करो कि एग्जाम का क्लॉक टिक कर रहा है, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एकदम भयानक सा सवाल फ्लैश हो रहा है, जैसे 391 मल्टीप्लाइड बाय 7007। हाँ, और वही सबसे बड़ा पैनिक मोमेंट होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल, पसीने छूटने लगते हैं और लोग बस कोई भी रैंडम ऑप्शन गेस कर लेते हैं। क्योंकि देखो, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मैथ्स का मतलब है हार्ड वर्क, रफ कॉपी के पन्ने भरना और बहुत सारा टाइम खपाना। राइट। पर हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। वही तो, क्या हो अगर इन्हीं नंबर्स के अंदर एक ऐसा चीट कोड छिपा हो जो 3 सेकंड में एकदम एक्यूरेट आंसर दे सके। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस गहन अध्ययन में, यानी इस डीप डाइव में। आज का विषय हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी भी लंबी कैलकुलेशन के आगे हार मानी है। हाँ, और स्पेशली जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये सच में एक ऐसी चीज है जो सब बदल देगी। एग्जैक्टली। आज हम डिजिटल सम मास्टरी के सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरू करते हैं। ये उन सभी सुनने वालों के लिए एक टोटल गेम चेंजर साबित होने वाला है जो एसएससी, आरआरबी, रेलवेज या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। हाँ, क्योंकि टाइम वहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल। और हमारे पास आज एक 21 स्लाइड्स का एकदम मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। और हमारा मिशन सिर्फ ट्रिक्स या फॉर्मूला रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के वाई को डीपली समझना है। मतलब ये टेक्निक काम कैसे करती है और इसका लॉजिक क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मैजिकल सफर को शुरू करते हैं। इस मैथमेटिकल जादू को डिकोड करने के लिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1 और स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल है। एक तराजू बना हुआ है, यानी एक बैलेंस स्केल है जी। और अगर इस विजुअल को आप ध्यान से देखें तो इसके लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, मतलब पूरा एक मैथ्स का युद्ध चल रहा है। सही में युद्ध जैसा ही लग रहा है। और राइट साइड पर क्या है? राइट हैंड साइड पर बस एक बड़ा सा हरा चेक मार्क है, यानी सही का निशान। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये तराजू एकदम बैलेंस में है। अच्छा, मतलब दोनों साइड इक्वल है। एग्जैक्टली। इसका सीधा और बहुत डीप मीनिंग ये है कि मैथ्स के किसी भी सही इक्वेशन में एलएचएस का डिजिटल सम हमेशा आरएचएस के डिजिटल सम के बराबर होना ही चाहिए। अगर आंसर करेक्ट है तो दोनों तरफ का सिंगल डिजिट सम हमेशा मैच करेगा। ओह वाओ, सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी के कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है यार। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये डिजिटल सम आखिर फ्रैक्शंस में कैसे काम करेगा? फ्रैक्शन से तो वैसे भी सब डरते हैं। हाँ, मुझे तो हमेशा से डिनोमिनेटर्स ने बहुत परेशान किया है। ऊपर वाले नंबर्स तो चलो जुड़ जाएंगे, पर नीचे वाले का क्या करें? इसका जवाब ढूंढने के लिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ हेडिंग है द डिनोमिनेटर मैट्रिक्स, योर फ्रैक्शन चीट शीट। देखो, फ्रैक्शन से डरना बहुत कॉमन है, लेकिन डिजिटल सम का एक ही गोल्डन रूल है। डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है, उसको किसी तरह हमें 1 बना देना है। 1 बनाना है? पर क्यों? क्योंकि मैथ्स का सबसे बेसिक रूल है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है ना? अच्छा, हाँ, ये तो है। 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5। मेक सेंस। तो ये स्लाइड हमें 3 जादुई चाबियां देती है। पहला पॉइंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट, अगर डिनोमिनेटर 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा, अगर डिनोमिनेटर 8 है तो उसको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। वेट, मुझे इससे थोड़ा प्रोसेस करने दीजिए। ये तो बिल्कुल ताले और चाबी की तरह लग रहा है। मतलब 2 के ताले की चाबी 5 है और 4 के ताले की चाबी 7 है। लेकिन एक मिनट, ऐसा क्यों? हम 2 को 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखो जरा सोचो, अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है? 10 आएगा। और 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 + 0 यानी 1। ओहो, अब समझा। एग्जैक्टली, हमारा टारगेट ही यही था कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए। उसी तरह अगर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। राइट। और 28 का सम होगा 2 + 8 यानी 10। और फिर 10 का सम वापस 1 बन जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है ना? हम पूरी कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे हैं, हम बस नंबर को कंप्रेस करके 1 बना रहे हैं। क्या बात है। चलिए इसे एक्चुअल क्वेश्चंस पर टेस्ट करके देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। इसका टाइटल है रूल एप्लीकेशन, द 2 and 5 कनेक्शन। यहाँ एग्जाम्पल ए में 9 को 2 से डिवाइड किया गया है, यानी 92। सही कहा। अब 9/2 को देखकर शायद कोई नॉर्मल कैंडिडेट उसको डेसिमल्स में डिवाइड करने लग जाए,
जैसे 4.5 निकालने की कोशिश करें। हाँ, मेरी पहली इंस्टिंक्ट वही होती। पर हमारी मैट्रिक्स कहती है कि नीचे 2 है तो उसकी चाबी 5 है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 5 हुआ 45 और नीचे 2 इंटू 5 हुआ 10। ओके, और 45 का डिजिटल सम है 4 + 5 यानी 9, और नीचे 10 का सम हो गया 1, तो फाइनल बचा 9/1 जो कि बेसिकली 9 ही है। यानी 175। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसको डिवाइड करके 3.4 निकाल लेता, लेकिन अब आप कह रही हैं कि डिवाइड करने के बजाय इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, क्योंकि डिवाइड करने में गलती होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। अब देखो नीचे 5 है तो मैट्रिक्स के हिसाब से ताले की चाबी क्या होगी? 5 की चाबी 2 होगी क्योंकि 2 की चाबी 5 थी। राइट, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 34 आता है। 34 का सम हुआ 3 + 4 यानी 7, और नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 10 आया जिसका सम 1 होता है, तो आंसर डायरेक्टली 7 आ गया। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। बस यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर को 1 बनाना ही हमारा मेन गोल है। ये तो एकदम स्मूथ प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस 4 और 7 वाले कनेक्शन को भी समझते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4, रूल एप्लीकेशन, द 4 and 7 कनेक्शन। जी, अगर एग्जाम्पल बी को देखें जिसमें 7/4 यानी 74 है, तो मैं ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे 4 है इसलिए 7 से, तो 7 × 7 हुआ 49। अब 49 का सम होगा 4 + 9 जो कि 13 बनेगा, और फिर 1 + 3 करके फाइनल 4 आएगा। सही है। और नीचे क्या आएगा? नीचे 4 × 7 हुआ 28, जिसका सम 10 बनेगा और फिर 1 हो जाएगा, तो फाइनल सम 4 ही आया। एकदम सही डिकोड किया आपने। और अगर एग्जाम्पल डी की तरह क्वेश्चन 24/7 हो यानी 247, तो बस इसका उल्टा करना है। हाँ, तो 24 × 4 हुआ 96। अब 96 का सम है 15, और फिर 15 बन जाएगा 1 + 5 यानी 6, और नीचे 28 आएगा जिसका सम 1 बन ही जाएगा, तो फाइनल सम हो गया 6। ये तो दिमाग में पूरा एक पैटर्न सेट हो गया यार। 2 के साथ 5 और 4 के साथ 7। लेकिन उस नंबर का क्या जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, जैसे 8? उसके लिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। इस स्लाइड का नाम ही है रूल एप्लीकेशन, द सेल्फ मल्टीप्लाइंग 8। तो 8 का पार्टनर कौन है? 8 एक्चुअली बहुत ही आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट नंबर है सिस्टम में। 8 की मास्टर चाबी खुद 8 ही है। ओह, खुद को ही मल्टीप्लाई करता है। हाँ, यहाँ एग्जाम्पल ई देखो, 29/8 है। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में 29 × 8 हुआ 232, और डिनोमिनेटर में 8 × 8 हुआ 64। लेट मी कैलकुलेट। 232 का सम निकालें तो 2 + 3 + 2 ये हुआ 7, और नीचे 64 का सम हुआ 6 + 4 यानी 10, जो फिर से कंप्रेस होके 1 बन गया, तो आंसर 7 आ गया। बिल्कुल। सच कहूं तो कैलकुलेशंस के बीच में नंबर शुरू में कितने भी बड़े क्यों ना दिखें, एंड में ये डिनोमिनेटर हमेशा सिकुड़कर 1 ही बन जाता है। और यही तो इस मैथमेटिकल सिस्टम की असली खूबसूरती है। ये बड़े से बड़े नंबर्स को एक सिंगल डायमेंशन में ले आता है, जिससे गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। Here's where it gets really interesting. Now we are on slide 6. इसका टाइटल है The Magic of 9. Eliminate and Dominate. और ये 9 नंबर तो इस पूरे गेम का राजा लग रहा है यार। स्लाइड कह रही है कि 9 को देखते ही काट दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबसे गहरा कॉन्सेप्ट है इस पूरी थ्योरी का। हम बेसिकली जिस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेस 10 सिस्टम होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। स्टैंडर्ड डेसिमल सिस्टम। राइट। और जैसे ही हम 10 पर पहुंचते हैं, साइकिल रीसेट हो जाती है। देखो, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 11 का सम 2 होता है, तो जब भी हम डिजिटल सम निकाल रहे होते हैं तो 9 का मतलब वहां एक तरह से 0 या 0 हो जाता है। अच्छा। हाँ, 9 उस मैथमेटिकल रीसेट बटन की तरह है जो आपको वापस उसी जगह ले आता है जहां से आपने गिना शुरू किया था। वाओ, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब 9 को जोड़ने से नंबर की वैल्यू तो बढ़ती है मैथ्स में, लेकिन उसका जो डिजिटल रूप या सम है वो कभी नहीं बदलता। एकदम सही पकड़ा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं जो स्लाइड पर दिया है। हमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 का सम निकालना है। अब नॉर्मल तरीका क्या होगा? हम सबको जोड़ेंगे, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, जो कि 39 आएगा। फिर 3 + 9 करेंगे तो 12 आएगा,
और फाइनली 1 + 2 करके 3 निकालेंगे। हाँ, लंबा प्रोसेस है, लेकिन जादुई तरीका ये है कि 9 को देखते ही एलिमिनेट कर दो। और देखो 4 और 5 मिलकर भी 9 बना रहे हैं ना, हाँ, 4 + 5 भी 9 होता है। तो उन्हें भी काट दें। बिल्कुल, उन्हें भी एलिमिनेट कर दो। अब क्या बचा? सिर्फ 6, 7 और 8। इनका सम सीधा 21 हुआ और 2 + 1 हो गया 3। आंसर वही आया, लेकिन टाइम कितना बच गया? माइंड ब्लोइंग। और स्लाइड का जो दूसरा पॉइंट है वो तो और भी खतरनाक लग रहा है। स्लाइड कहती है कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के। नाइस। एग्जाम्पल 2 में देखिए, 9 को 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 9 के किसी भी मल्टीपल का डिजिटल सम आखिर में 9 ही बनता है। ये तो लिटरली मैजिक है। चलिए इसे एक्चुअल इक्वेशंस में फिट करके देखते हैं कि वहां ये चलेगा या नहीं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ हम वेरीफाइंग एडिशन LHS = RHS देख रहे हैं। हाँ, और तराजू वाले ग्राफिक के साथ एक आसान सा एग्जाम्पल 3A दिया है। राइट, 17 + 31 = 48। अब LHS में 17 का सम 8 है और 31 का सम 4 है, तो 8 + 4 हुआ 12, जिसका डिजिटल सम 3 बनता है। और दूसरी तरफ RHS में 48 का सम भी 12 है, यानी 3। दोनों तरफ 3 आ गया। ये तो एकदम सिंपल है। लेकिन एक मिनट, इसके ठीक नीचे एक एग्जाम्पल 3B है जो मुझे डरा रहा है। इसमें पूरी एक सीरीज है, 1.5 + 3.5 + 5.5 + 7.5 + 9.5 = 27.5। जी, ये डेसिमल्स वाला एग्जाम्पल है। तो क्या डेसिमल पॉइंट लगने से पूरा गेम नहीं बदल जाना चाहिए? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि डेसिमल से तो प्लेस वैल्यू बदल जाती है। मतलब 1.5 और 15 में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैथमेटिकल वैल्यू में फर्क जरूर है, लेकिन डिजिटल सम के नजरिए से अगर देखें तो डेसिमल्स डू नॉट अफेक्ट द डिजिटल सम। दशमलव से डिजिटल सम पर 1% का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेट, सीरियसली? ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, 1.5 का एक्चुअल मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 15 डिवाइडेड बाई 10। हाँ, 15 10। अब नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ गया। हाँ, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है? 1। और किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने पर उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। ओ माय गॉड। इसीलिए डेसिमल बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है इस टेक्निक में। हाँ, आप डेसिमल को टोटली इग्नोर करके 1.5 को 15 मानकर सम निकाल सकते हैं, जो कि 6 आएगा। क्या बात कर रही हैं? मतलब मैं इस सीरीज में इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर दूं? बिल्कुल। ओके, लेट मी ट्राई। तो 1.5 का 1 + 5 हुआ 6, 3.5 का हुआ 8, 5.5 का सम 10 यानी 1, 7.5 का सम 12 यानी 3, और 9.5 में 9 तो वैसे ही काट देंगे तो बचा 5। इन सबको जोड़ने पर 6 + 8 + 1 + 3 + 5 टोटल आता है 23, और 2 + 3 मिलकर LHS का सम 5 बनाते हैं। और RHS को चेक कीजिए। और RHS में 27.5 है। पॉइंट हटाया तो 275। इसमें 2 + 7 + 5 हुआ 14, और 1 + 4 हुआ 5। दोनों तरफ 5। मैच हो गया यार, ये तो सच में जादू है। और पता है, ये जादू सिर्फ डेसिमल्स तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा, सच में? तो फिर आगे देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, वेरीफाइंग एडिशन, द परसेंटेज प्रूफ। चलिए, डेसिमल का लॉजिक तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन परसेंटेजेस का क्या? एग्जाम में परसेंटेज देखकर ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वहां भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। एग्जाम्पल 3C में देखिए, 20% + 8.3% + 17.8% = 46.1%। सुनने वालों को शायद अचंभा हो, पर परसेंटेज के साइन का भी डिजिटल सम पर कोई असर नहीं होता। इसका रीजन भी सेम है क्या? एकदम सेम। परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। ओह, और 100 का डिजिटल सम फिर से 1 होता है। एग्जैक्टली। तो डिनोमिनेटर में 1 होने से पूरे डिजिटल सम पर 0 इफेक्ट पड़ता है। मतलब वो परसेंटेज का साइन भी वहां सिर्फ हमें डराने के लिए बैठा है। हाँ, बस विजुअल ट्रिक है। तो अगर मैं इस LHS को चेक करूं, 20 का 2 + 0 हुआ 2, 8.3 का 11 हुआ यानी 2, और 17.8 में 1 + 7 + 8 हुआ 16 यानी 7। तो 2 + 2 + 7 हुआ 11, जिसका सम 2 आएगा। और RHS में 46.1 है, तो 4 + 6 + 1 हुआ 11, और ये भी बन गया 2। मतलब 2 = 2 प्रूव हो गया। बिल्कुल सही प्रूफ किया आपने। अब हमारा एडिशन कवर हो गया, तो चलिए सब्ट्रैक्शन यानी घटाने वाले नियम पर चलते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, वेरीफाइंग सब्सट्रैक्शन स्टैंडर्ड रूल्स।
क्या माइनस करने के रूल्स भी इतने ही सीधे हैं? एकदम सीधे। एक एग्जाम सिनारियो लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल 4C, 39273 माइनस 32781। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डिजिटल सम्स है। लेट्स सी, 39273 में से 9 कट गया, फिर 7 और 2 मिलकर 9 बनाते हैं तो वो भी कट गया, बचा 3 और 3 यानी 6। 1 में 8 और 1 मिलकर कट गए और 7 और 2 मिलकर कट गए, बचा सिर्फ 3। तो LHS कितना हो गया? 6 - 3 यानी 3। और अगर मान लीजिए आंसर 6492 है तो इसका सम चेक करते हैं। 9 कट गया, फिर 6 + 4 + 2 हुआ 12 और 1 + 2 हुआ 3। मैच हो गया भाई। है ना आसान? एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है, लेकिन मुझे इस अगली स्लाइड से ना सच में बहुत डर लग रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। यहाँ एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का डेंजर निशान बना हुआ है और हेडिंग है द नेगेटिव ट्रैप। व्हाट इफ द सम इज लेस देन 0? और ये डेंजर साइन वहां होना बनता भी है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैंडिडेट्स अक्सर इसी ट्रैप में फंसते हैं। ऐसा क्या है इसमें? मान लीजिए एग्जाम्पल 4B की तरह एक इक्वेशन है, 1008 माइनस 970। अब 1008 का सम कितना है? 9। 9 और 970 का सम है 16 यानी कि 7। अब अगर हम रूल के हिसाब से 9 को पूरी तरह एलिमिनेट कर दें और उसे 0 मान लें तो 0 - 7 करने पर क्या आएगा? -7 आएगा। और डिजिटल सम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। नंबर सिस्टम में -7 जैसी तो कोई डिजिट ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो यहीं पर सब गलती करते हैं। रूल ये है कि जब भी आपका डिजिटल सम नेगेटिव आए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें चुपचाप 9 जोड़ दीजिए। 9 जोड़ दें? क्यों? क्यों? क्योंकि 9 हमारा रीसेट बटन है। जैसे क्लॉक में 12 होता है तो -7 + 9 करने पर आंसर 2 आता है। अच्छा। और अगर हम इसके ओरिजिनल करेक्ट आंसर को देखें जो कि 38 होता है, तो 38 का सम क्या है? 3 + 8 यानी 11, जो कि फिर से 2 बन जाता है। दोनों मैच हो गए ना। बस ये +9 वाला रेस्क्यू प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना है नेगेटिव सम्स में। तो इसका मतलब अगर सम -4 आए कैलकुलेशन में तो -4 + 9 करके हमें उसको 5 मान लेना है। बहुत ही लॉजिकल और लाइफ सेविंग ट्रिक है ये। चलिए अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद चलते हैं उस चीज की तरफ जिससे असल में सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, वेरीफाइंग मल्टीप्लिकेशन, कंप्रेसिंग बिग नंबर्स। देखो, जहां तक मल्टीप्लिकेशन की बात है ना, वो इस टेक्निक से एक्चुअल में सबसे आसान लगने लगता है। स्लाइड पर ही एग्जाम्पल 5B को देखिए, 91 × 77। अब 91 का सम निकालेंगे तो 9 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। हाँ, और 77 का सम हुआ 14 यानी 1 + 4 = 5। तो बेसिकली हमें सिर्फ 1 × 5 करना है जो 5 आएगा। राइट। और LHS हमारा 5 हो गया। RHS में आंसर दिया है 7007। इसका सम कितना होगा? 7 + 7 यानी 14, जो डायरेक्टली 5 बन जाएगा। 5 = 5। ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो तब होती है जब स्क्रीन पर कोई दानव जैसा लंबा चौड़ा सवाल आ जाए, जिसके बारे में मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। यहाँ है द अल्टीमेट टाइम सेवर फॉर मैसिव मल्टीप्लिकेशंस। अब अगर एग्जाम्पल 5C जैसा सवाल आ जाए, 391 × 7007, ईमानदारी से कहूं ना तो स्क्रीन पर टिक टिक करती घड़ी के प्रेशर में इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा लगता है मुझे तो। और सच्चाई ये है कि मजे की बात भी यही है, एग्जामिनर खुद नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट इसे मैन्युअली पूरा मल्टीप्लाई करे। स्लाइड पर एक एग्जाम टारगेट का नोट दिया हुआ है। स्मार्ट कैंडिडेट्स कभी पूरा मल्टीप्लाई करते ही नहीं। तो वो करते क्या है? उन्हें बस ओरिजिनल डेटा का सम निकालना होता है। जैसे 391 का सम निकालिए, 9 तो कट गया, 3 + 1 हुआ 4, और 7007 का सम अभी हमने निकाला 5 होता है। राइट। तो 4 × 5 करना है बस, जो कि 20 आएगा, और 20 का सम 2 + 0 यानी 2 हो गया। बस काम खत्म। वेट, सीरियसली? मतलब इतना बड़ा सवाल सिमट कर सिर्फ 2 बन गया? इतनी जल्दी? जी हाँ। अब उन्हें बस पेपर में दिए गए 4 ऑप्शंस का सम फटाफट चेक करना है। जिस भी ऑप्शन का सम 2 होगा वही उनका एग्जैक्ट सही जवाब है। किसी को भी 2739,737 मैनुअली निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। यार ये तो सच में चीट कोड से भी बढ़कर निकला। माइंड ब्लोइंग। चलिए
अब उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिससे अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं, यानी डिवाइड करना। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, वेरीफाइंग डिवीजन, द डिनोमिनेटर मैट्रिक्स रिटर्न्स। सही कहा आपने। जब डिवीजन यानी भाग देने की बारी आती है ना, हाँ। तो हमारी वो पुरानी डिनोमिनेटर मैट्रिक्स वापस पिक्चर में आ जाती है। वही ताले चाबी वाली मैट्रिक्स। हाँ, वही। स्लाइड पर एग्जाम्पल 6a है 1859 डिवाइडेड बाय 143। अब नीचे 143 है जिसका सम 1 + 4 + 3 यानी 8 आता है। अच्छा, और क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर 8 आ गया है और 8 खुद की ही चाबी होता है, तो हमें ऊपर और नीचे 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। लेट मी ट्राई दिस। ऊपर 1859 है, इसका सम अगर निकालूं तो 9 कट गया, 1 + 8 + 5 हुआ 14, यानी 5। अब इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आएगा, और 40 का सम हो गया 4। बिल्कुल सही। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? नीचे 8 × 8 हुआ 64, जिसका सम 10 बनकर एंड में 1 ही बन जाएगा। तो हमारा ओवरऑल LHS 4 हो गया, और RHS में आंसर दिया है 13, जिसका सम भी 1 + 3 = 4 ही है। 4 = 4। ये तो काम कर रहा है। एकदम परफेक्टली काम करता है। और इसी प्रोसेस की एक प्रीमियम मास्टर क्लास इन्होंने हमारी अगली स्लाइड में दिखाई है। अच्छा, देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। इसका टाइटल है डिवीजन प्रैक्टिस कंप्रेसिंग लार्ज डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल 6b में 38584 को 56 से डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं इसको सम वाले रूल से करूं तो 56 का सम 5 + 6 यानी 11 होगा, जो आगे चलकर 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा। राइट, डिनोमिनेटर 2 आ गया। हाँ, और मैट्रिक्स कहती है कि डिनोमिनेटर 2 है तो इसकी चाबी 5 है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 38584 का सम टोटल 28 आता है, जो 10 बनकर 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और नीचे 2 × 5 हुआ 10, जो 1 बन गया। तो फाइनल सम 5 आया, और LHS मैच हो गया आंसर 689 से, क्योंकि 689 का सम भी तो 5 ही होता है। बहुत ही स्मूथ तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, मैं तो खुद इम्प्रेस हो गई। शुक्रिया। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट चल रहा है तो फिर इस आने वाली स्लाइड में इतना डरावना सा विजुअल क्यों दिया हुआ है? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, और इसका बड़ा सा टाइटल है द डेंजर जोन व्हेन द रूल फेल्स। यहाँ एक टूटा हुआ तराजू बनाया है और उस पर लिखा है डेंजर इक्वेशन इनवैलिड। ये क्या है? यहाँ ट्विस्ट आता है कहानी में। स्लाइड पर एग्जाम्पल 6c देखिए। 3213 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स 119। यहाँ पे LHS को सॉल्व करने पर सम 1 आ रहा है, जबकि RHS में 119 का सम 2 बन रहा है। ये तो मिसमैच हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक धोखा था? क्या एग्जाम में अचानक से ये रूल किसी भी वक्त टूट सकता है? नहीं, शांत हो जाइए। ये कोई धोखा नहीं है, ये बस इस सिस्टम की एक लिमिटेशन या सीमा है, जिसके बारे में हर कैंडिडेट को पता होना बहुत ही जरूरी है। आप जरा ध्यान से देखिए कि इस सवाल में डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। 27 दिया है, और 27 का डिजिटल सम क्या होता है? 2 + 7 यानी कि 9। एग्जैक्टली। अब आप हमारी फ्रैक्शन मैट्रिक्स को याद कीजिए। उसमें 2, 4, 5, 7 और 8 के लिए तो स्पेसिफिक रूल्स या चाबियां थीं, लेकिन क्या उस पूरी मैट्रिक्स में 3, 6 और 9 का कहीं भी कोई जिक्र था? सच कहूं तो मैंने भी ये चीज तब नोटिस की थी कि मैट्रिक्स में से 3, 6 और 9 तो गायब ही थे। और वो नंबर्स वहां से गायब इसीलिए थे क्योंकि हमारे बेस 10 नंबर सिस्टम में 3, 6 या 9 को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप उन्हें कभी भी 1 या 10 या 100 नहीं बना सकते। ओह, मेक सेंस। इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 3, 6 या 9 आ जाता है ना, तो हमारा जो फ्रैक्शन कंप्रेस करने वाला बेसिक रूल है वो वहां फेल हो जाता है, और इसीलिए स्लाइड में तराजू टूटा हुआ दिखाया है। तो ऐसे सिनेरियो में कैंडिडेट क्या करे? क्या वो इस टेक्निक को छोड़कर सवाल पूरा बेसिक तरीके से मैनुअली सॉल्व करें? बिल्कुल नहीं। देखो, जब गाड़ी खराब होती है तो हम गाड़ी छोड़कर चलना नहीं शुरू करते ना, हम टूल्स निकालते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। यहाँ इसी सोल्यूशन के लिए दिया है द 369 रेस्क्यू प्रोटोकॉल, और स्लाइड पे एक पने यानी एक रेंच का विजुअल बना हुआ है जो टूल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये रेस्क्यू प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या, कैसे लगाना है इसे? बहुत ही लॉजिकल और सिंपल स्टेप है। अगर आपको दिखता है कि इक्वेशन में डिनोमिनेटर का सम 3, 6 या 9 बन रहा है, तो आप तुरंत डिजिटल सम मत लगाइए। उससे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से उस 3, 6 या 9 वाले कॉमन फैक्टर को साधारण भाग यानी सिंपल डिवीजन देकर काट दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। अच्छा, मतलब उस डेंजर को ही एलिमिनेट कर देना है पहले। बिल्कुल। जब वो बीमारी यानी वो 3, 6 या 9 का फैक्टर कट जाएगा, तब आपके पास जो नया और साफ सुथरा डिनोमिनेटर बचेगा वो सेफ होगा। उस नई इक्वेशन पर आप अपना रेगुलर डिजिटल सम का रूल आराम से लगा सकते हैं। हाँ, थ्योरी तो समझ आई, पर मुझे इसको एक एग्जाम्पल के बिना इमेजिन करना मुश्किल लग रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स डिवीजन मास्टरी। ओके, यहाँ एग्जाम्पल 6D में 15582 को 49 से डिवाइड किया गया है और इसको स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप्स में सॉल्व करके दिखाया गया है, एक्सट्रैक्ट, कंप्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ 49 का सम तो 13 आता है जो 4 बन जाता है। इसमें तो कोई 369 का डेंजर नहीं दिख रहा मुझे। नहीं है, इसमें डेंजर नहीं है। ये स्लाइड बेसिक डिवीजन की एक प्रीमियम मास्टर क्लास है जो बस पूरे प्रोसेस को एक साथ कंसोलिडेट करती है। ये दिखाती है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेफ है, जैसे यहाँ 4 है, तो आप कॉन्फिडेंटली बिना किसी डर के उसे मैट्रिक्स की चाबी यानी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ वो सारे 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद क्लियरली LHS और RHS दोनों का सम 3 आ जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब का आखिर में निचोड़ क्या है? क्या हम एग्जाम में हर सवाल पर आंख मूंद कर इस रूल पर भरोसा कर सकते हैं? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18। इसका बहुत सीरियस सा टाइटल है द फाइनल कैवियाट, द लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सम। यहाँ सुनने वालों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक वार्निंग या चेतावनी दी गई है। स्लाइड पर लिखा है डिजिटल सम इज एन एलिमिनेशन टूल, नॉट अ मैजिक वॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए आपने बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व किया और आपके LHS का सम 5 आया। अब आप ऑप्शंस चेक करने गए। ऑप्शन A का सम भी 5 है, B का 7 है, C का 5 है और D का सम 2 है। ओह, मतलब B और D तो ठीक है, मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, लेकिन A और C दोनों ऑप्शंस का सम 5 निकाल आया। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? एग्जैक्टली यही इस पावरफुल टूल की सबसे बड़ी लिमिटेशन या सीमा है। ये गलत ऑप्शंस को हटाने यानी एलिमिनेट करने के लिए एक बेहतरीन टूल जरूर है, लेकिन जब एग्जाम में 2 ऑप्शंस का डिजिटल सम एकदम आपस में टकरा जाए, तो वहां पर आपको इस टूल को छोड़कर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या फिर अप्रोक्सीमेशन जैसे दूसरे स्मार्ट तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। सही बात है। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आंख बंद करके हमेशा आपको सिर्फ इकलौता सही आंसर ही दे दे। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल और स्मार्ट रहना पड़ता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है ये। हमेशा ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, रैपिड फायर रिवीजन, द मास्टर चीट शीट। ये स्लाइड सच में इस पूरे प्रेजेंटेशन का बहुत बढ़िया निचोड़ है। इसमें बेसिकली 3 अहम पिलर्स दिए हैं जो याद रखने हैं। पहला है द कोर रूल्स, जिसके हिसाब से कैलकुलेशंस के टाइम 9 को देखते ही तुरंत इग्नोर करना है और डेसिमल या परसेंटेज के सिंबल्स को पूरी तरह भूल जाना है, उनका कोई मतलब नहीं होता। राइट। दूसरा पिलर है द फ्रैक्शन मैट्रिक्स, यानी वो ताले चाबी वाला कॉन्सेप्ट। डिनोमिनेटर 2 है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 7 से, और अगर 8 है तो 8 से ही करेंगे। और तीसरा पिलर जिसने मुझे थोड़ा डराया था हाँ, द डेंजर ट्रैप्स। पहला ट्रैप कि अगर डिजिटल सम सॉल्व करते वक्त माइनस आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमेशा उसमें +9 कर दीजिए। और दूसरा ट्रैप, अगर डिनोमिनेटर को कंप्रेस करने पर उसका सम 3, 6 या 9 बन रहा है तो डेंजर जोन है। वहां डायरेक्ट मैट्रिक्स मत लगाइए, बल्कि पहले नॉर्मल डिवीजन से उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कीजिए। परफेक्ट। तो रूल्स एकदम सेट हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20। टाइटल है टेस्ट योर माइट, प्रैक्टिस MCQ पार्ट 1। चलिए, अब तक हमने जो भी डीपली सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, मैं रैपिड फायर अंदाज में सवाल आपके सामने रखती हूँ, आप ट्राई कीजिए उन्हें। मैं एकदम रेडी हूँ। ओके। क्वेश्चन 1, स्क्रीन पर एक नंबर है 849392। इसका डिजिटल सम बिना पेन उठाए क्या होगा? मुझे ट्राई करने दीजिए। सबसे पहले मैं 9s को इग्नोर करके काट देता हूँ। बचा 8 और 4, जिसको मिला के हुआ 12, और 12 बन गया 3। फिर 3 में दूसरा बचा हुआ 3 जोड़ा तो हुआ 6, और आखिर में 6 + 2 हो गया 8। तो ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर
ऑप्शन सी यानी 8 होना चाहिए। परफेक्ट, एकदम सही। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अगर 412 माइनस 389 की इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमारा डिजिटल सम -4 आ जाता है, तो बताइए ओरिजिनल फॉर्मूला के हिसाब से असली पॉजिटिव सम क्या होगा? ओ, ये तो नेगेटिव ट्रैप वाला सवाल है। रूल्स के हिसाब से -4 में मुझे +9 ऐड करना पड़ेगा रीसेट करने के लिए। तो -4 + 9 हुआ 5। इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन सी यानी 5 सही होगा। बहुत ही बढ़िया, आप तो बिल्कुल मास्टर हो गए हैं। चलिए, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, टेस्ट योर माइट, प्रैक्टिस एमसीक्यू पार्ट 2। यहाँ 2 सवाल और हैं। क्वेश्चन 3 है, अगर किसी भिन्न या फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सॉल्व करने पर 4 आता है, तो फ्रैक्शन मैट्रिक्स के रूल से हम उसे किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे? ताले और चाबी का खेल। हम सबको पता है कि 4 की चाबी 7 होती है, इसीलिए ऑप्शन डी यानी 7 इसका सही जवाब है। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल आपके सामने है क्वेश्चन 4। अगर इक्वेशन में डिनोमिनेटर का सम 6 आ जाता है, तो आपका तुरंत अगला कदम क्या होना चाहिए? वापस से डर का माहौल यानी डेंजर जोन, क्योंकि 369 पे रेगुलर रूल फेल हो जाता है। इसलिए बिना डाउट के सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी पहले कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उस बीमारी को निकालना होगा। शानदार परफॉर्मेंस। इसके साथ ही हमने एमसीक्यू क्लियर कर लिए हैं। इन सभी सवालों के सही जवाब देकर ही हमारे सुनने वालों को अपना साइन ऑफ बैज खुद लेना है। कैंडिडेट